चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन्वायरमेंट में 2018 के प्रश्नों को। आज हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात कर रहे हैं और 2018 पीसीएस में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोम है? ये जीवोम का एक उदाहरण है। जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फसली भूमि। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का उदाहरण है? अब मानव जनित की बात है तो निश्चित रूप से एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, मानव के द्वारा जल तंत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है, मानव के द्वारा घास का निर्माण नहीं किया जा सकता है, मानव के द्वारा वर्षा वनों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये किसके द्वारा? अगर हम लोग कॉमन सेंस यूज करें तो यहां पर स्पष्ट हो जाएगा, ये नेचर के द्वारा या आपकी प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। अब जब प्रकृति के द्वारा निर्मित है तो मानव वाली लाइन तो यहां से चली गई। अब बचा फसली भूमि की बात, तो यह मानव के द्वारा निर्मित की गई है। किसके द्वारा निर्मित की गई है? मानव के द्वारा निर्मित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि फसल का निर्माण, यदि फसल की बात करें तो हम लोग एशियन पीरियड में जाएंगे और एशियन में भी आप लोग महापाषाण काल की बात करेंगे। जब पाषाण काल में नवपाषाण काल की चर्चा करते हैं तो वहां पर आप लोगों को याद होगा कि एग्रीकल्चर को यहां से कनेक्ट किया गया कि मानव ने पहली बार खेती करना प्रारंभ की। किसने? मानव ने पहली बार खेती करना प्रारंभ की। कनेक्ट कर लीजिए यहां से, और यहां से जब उस लाइन को कनेक्ट करेंगे मानव ने पहली बार, तो निश्चित रूप से मानव के द्वारा निर्मित कृषि की बात होती है। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? अब मरीन की बात करेंगे तो मेरीन में एक चीज याद रखिएगा, जब भी समुद्री क्षेत्र की बात होगी तो वो कहां पर? भावनगर होगा, जामनगर होगा, मुंबई होगा या पुडुचेरी होगा। सभी लोग फटाफट इसका राइट आंसर देते हुए चलें। कौन सा है इसका राइट आंसर? फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामनगर। जामनगर कहां पर स्थित है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में स्थित है और इसका सेंटर बनाया गया है डायरेक्ट। अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं से कोई क्वेश्चन घुमाया नहीं है। जब घुमाया नहीं है तो निश्चित रूप से एक चीज जान लीजिए कि ये फैक्ट बेसिस प्रश्न है, अर्थात 2018 का जो प्रश्न आ रहे थे वह कैसे थे? आप लोगों के फैक्ट बेसिस थे। वहां पर आपके पैटर्न में परिवर्तन नहीं हुआ था। किसके? पीसीएस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके पैटर्न में परिवर्तन 18 तक नहीं हुआ था। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कस्तूरी मैक्स से या गोल्डन ओरियोल की या येलो थ्रोटेड मार्टन की या हंगुल की या काश्मीरी स्टैंक की? फटाफट बताएं। बड़ा आसान सा इसका राइट आंसर है, फटाफट इसके लिए बताएं। देखिए ये डाचीग्राम, सबसे पहले अगर हम लोग डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है? ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये किसके लिए फेमस है? ये हंगुल के लिए, ये काश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये काश्मीरी स्टैग के लिए, या हंगुल वर्ड यूज किया जाता है यहां पर, तो हंगुल के लिए यह फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दीपक यादव जी तीसरे का बिल्कुल डी का, तीसरे का डी, बहुत सही है दीपक, बहुत सही। अब यहां पर हम लोग चौथे पार्ट में चलते, चौथे क्वेश्चन में देखते हैं। उसमें कह रहा है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को समझना होगा कि 2022 का पेपर कैसे आएगा, इसका मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। तो 2018 में पैटर्न चेंज नहीं हुआ,
इन चीजों को समझिएगा। मार्च, यदि हम लोग मार्च 22 मार्च की बात करें, 22 मई, 23 जून और 16 अप्रैल की बात करते हैं, तो यहां पर सभी लोग बताएं, यहां पर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर सबसे पहले डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले डाइवर्सिटी का यूज यदि हम लोग देखें तो वाल्टन जी रोसन ने किया था। किसने किया था? वाल्टन जी रोसन ने किया था। रोसन ने किया था। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई हैं। तो इन्होंने कब किया था इसका उपयोग? 1985 में किया था। यह भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरा, यहां पर ये कह रहा है जैव विविधता कब मनाई जाती है? कौन सा डे है? तो कौन सा डे है आप लोगों का? 22 मई। बिल्कुल दीपक यादव जी। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु निवास करते हैं और निवास योग्य परिस्थितियां निर्मित होती हैं, वह क्या होंगे? आपके डाइवर्सिटी का क्षेत्र होगा। तो जब डाइवर्सिटी की बात करेगा तो निश्चित रूप से इसमें भी कुछ नई चीजें नहीं थी। यह भी फैक्ट है, वो भी फैक्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, या उपरोक्त सभी? फटाफट सभी लोग बताएं। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी वैश्विक या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट यदि हम लोग देखें तो पृथ्वी की सबसे करीबी सतह यदि हम लोग देखें तो वो कौन सी है? पृथ्वी की सबसे करीबी सतह की बात करते हैं। सबसे पहली सतह कौन सी है बेटा? आप लोगों को सभी को ये पता है कि कौन सी आपकी पहली सतह है। उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और चीजें समझने का प्रयास करेंगे यहां पर। तो ये आपकी क्षोभ मंडल है। कौन सी है? क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल है तो इसके टेम्परेचर को ये क्या करती है? आप लोगों की जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्षोभ मंडल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। और जब क्षोभ मंडल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी तो यहां पर अब आप लोगों को समझने का प्रयास करना है सभी लोगों को। क्षोभ मंडल के टेम्परेचर को इंक्रीज, तो यहां पर चक्रवात की स्थिति क्या हो जाएगी? चक्रवात ज्यादा आएंगे, तूफान भी ज्यादा आएगा, बवंडर भी ज्यादा आएंगे, और आपके फसल चक्र, जल चक्र और आपके मौसम चक्र कैसे हो जाएंगे? अनियमित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मौसम चक्र तक अनियमित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सारी चीजें इसमें समाहित होंगी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सुमन जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बड़ा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैवमंडल, आग, वनस्पति बाग, या हम लोग राष्ट्रीय उद्यान या पवित्र उपवन की बात करते हैं, ठीक है, पवित्र उपवन की बात करते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर। चलिए इससे देखने का प्रयास कीजिएगा कि स्ववासन की बात करें, स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। क्या है? वनस्पति बाग जो है स्ववासन रणनीति का उदाहरण नहीं है। और बाकी यहां पर स्ववासन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो निश्चित रूप से वनस्पतियों की जब हम लोग कहेंगे, बाग बगीचे का निर्माण की बात करेंगे, तो वहां पर ये स्ववासन की स्थिति निर्मित नहीं होती। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। तो डायरेक्ट फैक्ट पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश से
पराबैंगनी किरणें अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? पराबैंगनी किरणें निम्न अभिक्रिया में से क्या पैदा करेंगी? कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेंगी, या सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करेंगी, या ओजोन या फ्लोराइड्स पैदा करेंगी, या फ्लोराइड्स की बात करते हैं तो इसे देखने का प्रयास कीजिएगा, इसे सभी लोग देखने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें कौन सी गैस, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। जब मैंने आप लोगों को समताप मंडल बताया था तो बेटा यहां से मैंने बताया था कि 16 से लेकर या 15 से लेकर 50 किलोमीटर की जो आप लोगों की परत होती है, वो कौन सी परत होती है? वो समताप मंडल होती है। क्या होती है? समताप मंडल की परत होती है। अब समताप मंडल की परत है तो निश्चित रूप से एक चीज समझिएगा कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो क्या करती हैं? आपके समताप मंडल की परत के ऊपरी सीमा को गर्म कर देती हैं। इस परत को क्या कर देती हैं? इसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, यह तापमान बढ़ा देती हैं। और इनकी रक्षा के लिए यदि हम लोग देखें तो 16 से जो 35 किलोमीटर की रेंज है बेटा, 35 किलोमीटर रेंज है, यहां पर O3 या ओजोन की बात करते हैं। ओजोन की सघनता पाई जाती है। अब जब ओजोन की सघनता यहां पर पाई जाएगी, वही हमारी क्या होती है? पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। अब जब पराबैंगनी किरणों से यही पॉइंट आपकी सुरक्षा करेगा तो निश्चित रूप से यहां पर सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? फटाफट बताएं, पराबैंगनी से क्या मिलेगा आप लोगों को? सभी लोग बताएं। दीपक जी बिल्कुल, थैंक यू दीपक जी, सुमन जी, आरती पटेल जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर आप लोगों का जो हो जाएगा सी ऑप्शन, ओजोन जो होगा वो राइट आंसर होगा। किसने किसने सी दिया है? आरती ने दिया है और नीतू जी ने दिया है, और किसने दिया है सी ऑप्शन? दीपक ने बी ऑप्शन दिया है। क्लियर है? चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण आपकी 1-2 मिनट क्लास रुकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं कर्नाटक, मानस वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं असम, मानस जो है वो असम में है। पेरियार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैंने लाइट ऑफ एशिया भी आप लोगों को बताया था। पेरियार को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, गौतम बुद्ध को भी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोनों ही पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। तो यह केरल में स्थित है। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। सिम्पलीपाल की बात करेंगे तो यह आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर स्थित है? ये आपका ओडिशा में स्थित है बेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी लोग चलिए 8 का डी ऑप्शन, बहुत अच्छे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास और मानव विकास की बात करते हैं, और मानव विकास की बात करते हैं सभी लोग, वह फटाफट बताएं। देखिए अब यहां पर निश्चित रूप से आर्थिक दौड़ में हम भी हैं, चाइना भी है, यूएसए भी है, रसा भी है, तो सभी लोग हैं, तो यह तो नहीं हो सकता। आर्थिक विकास भी क्या होता है? आंख बंद करके विकास की अवस्था की तरफ दौड़ना। मेरे जीवन को क्या होगा या हमारे समाज में रहने वालों को क्या समस्या उत्पन्न होगी, डजंट मैटर। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आर्थिक विकास की बात करेंगे, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आर्थिक विकास, या भी नहीं होगा। अब संपोषणीय विकास की जब हम लोग बात करते हैं, संपोषण का मतलब होता है कि पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण भी बेटर होना चाहिए, मानव जीवन भी बेहतर होना चाहिए, मानव जीवन भी बेहतर होना चाहिए। जो हमारे खनिज संसाधन हैं, कौन से खनिज संसाधन हैं,
वह भी आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहना चाहिए, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सतत धारणीय विकास की बात करते हैं कि जो संसाधन है उनका समुचित उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा हम लोग लग्जरी को जी ले, क्योंकि संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहे। तो यहां पर संपोषणीय विकास जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, फटाफट बताइए। ये बड़ा बिल्कुल एक छोटा सा आंसर है सर, पार्टी के लिए कहाँ आना है? पार्टी के लिए आप लोगों को मेरे पास आना है। चलिए एडम फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। कहां पर इसका मुख्यालय स्थित किया गया है? फटाफट बताएं। फटाफट। तो यहां पर याद कर लीजिएगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। कहां पर है? एम्स्टर्डम में आप लोगों का स्थित है। डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई एश या फ्लाई एश या फ्लाई एश? एम्स्टर्डम बेटा, एम्स्टर्डम। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, जो आप लोगों को ग्रीस पर्यावरण की बात करेंगे, तो यहां पर ग्रीन पीस पर्यावरण की जब आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना यदि देखेंगे तो 1971 में कैनबरा, याद रखिएगा 1971 में कनाडा की बात करते हैं, 1971 में कनाडा में हुआ था। और इसका जो पहली बार बात की गई थी इसके लिए, तो कनाडा के बैंकपुर में तब उसी समय यह व्यवस्था को लागू किया गया था। और उसके बाद इसका मुख्यालय आपके नीदरलैंड में, क्योंकि यूएसए और नीदरलैंड के बीच में बात हो रही थी, तो नीदरलैंड के यहां पर, कहां पर? एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय बनाया गया था। दीपक जी क्लियर है कि यहां यूएसए के लिए और सारी चीजों के लिए, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है द्वितीय प्रदूषक की बात कर रहा है, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आप लोगों का नेक्स्ट है फ्लाई एश। फटाफट बताएं फ्लाई एश। बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब स्मोक की बात करते हैं, यहां पर द्वितीयक प्रदूषक है, ये प्राइमरी प्रदूषक नहीं है। स्मोक का मतलब क्या है? धुआं, जो जलने वाला पदार्थ था वो अलग हो गया है। स्मोक आपका धुआं, इससे सबसे ज्यादा पीड़ित कौन हो रहा है वर्तमान में? यदि देखें तो दिल्ली हर वर्ष अक्टूबर से लेकर जब तक दिसंबर में बारिश नहीं होती है तब तक वहां के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसका मतलब क्या है? आप लोगों का द्वितीय प्रदूषक, ये प्राइमरी है, प्राइमरी क्लियर है। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। बिल्कुल दीपक जी, दुर्गा चौहान 11 का ए बिल्कुल दीपक, दोनों का ही सही है, बहुत सही बेटा। ओटावा में नहीं है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी की तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? क्या कह रहा है? प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है गहरे समुद्रों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, कोरल रीफ में, या फिर मरुस्थल में। बिल्कुल कोहरा या धुंध या स्मॉग, बिल्कुल। चलिए फटाफट इसको बताते हुए हम लोग चलते हैं। तो जितनी डाइवर्सिटी की, कह रहा है निम्नलिखित पारिस्थितिकी की तंत्रों में, पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होगी? तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होंगे, यहां पर पारिस्थितिकी क्षेत्र की समष्टियां विभिन्न व्यष्टियां बनेंगी और इंटरेक्ट करेंगी अलग अलग तरीके से विभिन्न समष्टियों के बीच में। जब ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को निश्चित, अब देखिए गांव की भाषा में बताएं तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा होगी तो निश्चित रूप से पेड़ पौधे पाए जाएंगी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी
और यहां पर क्या होगा, इन प्रजातियों में आपस में संकरण की भी प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे नवीन नवीन जीवों की नवीन नवीन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का निर्माण होता चला जाता है। तो आप लोगों का बी ऑप्शन होगा बिल्कुल, सुमन पटेल जी, दुर्गा जी, दोनों का ही राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में, टोक्यो में। फटाफट सभी लोग बताते हुए चलें, कहां पर आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित COP21 का आयोजन किया गया था, सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहां पर आयोजित किया गया था, तो सबसे पहला पॉइंट याद कर लीजिएगा कि पेरिस में आयोजित किया गया था। कब की चर्चा हो रही है यहां पर, तो यह भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि 12 दिसंबर 2015 की इसमें चर्चा की जा रही है। किसमें? 12 दिसंबर 2015 की बात की जा रही है, यह भी नोट कर लीजिएगा, 12 दिसंबर 2015 की। और इसकी शुरुआत 1992 से की गई थी। कब की गई थी? 1992 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? जलवायु परिवर्तन में प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2000 में, 2008 में, 2012 में या 2015 में? सभी लोग बताएं। दीपक जी 2015 में, और कोई? 2015 में, और कोई बताएं, और कोई बताएं। तो याद रखना है आप लोगों को कि यह जो आप लोगों की जलवायु परिवर्तन भारत की प्रथम की बात कर रहा है, तो यह कब हुई थी? आप लोगों की 2008 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस योजना की शुरुआत की थी इंडिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय इंडिया में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सागरीय, वन, पर्वतीय या मरुस्थल? या मरुस्थल? दीपक जी गलत है। चलिए, दीपक जी ने बी ऑप्शन दिया था। चलिए, बी ऑप्शन बिल्कुल दीपक राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। मनमोहन सिंह 2015, 2008 है बेटा, 15 नहीं है। 2015 तक, 14 तक रुके ही थे बेचारे, फिर उसके बाद बोलने लायक नहीं छोड़ा मोदी जी ने। आजकल बोल नहीं पाते हैं बेचारे। फटाफट बताइए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो इस तंत्र में तो परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन होता रहता है। जब परिवर्तन होता रहता है तो ये काउंटेबल नहीं रहेगी। ये क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल नहीं। आपका जो सागरीय पारितंत्र है यह कांस्टेंट लेवल पर धीरे धीरे जैसे ये है उसी आधार पर, उसी प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंसिनेरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? कूड़े कचड़े को जलाने के लिए, कूड़ा कचड़े को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए? फटाफट सभी लोग बताते चलें। सागरीय, बहुत अच्छे बेटा। दीपक बिल्कुल सही है, बहुत सही दीपक। फटाफट देखिए, जब भी इंसिनरेटर की बात करते हैं तो हम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, कूड़े कचड़े को जलाने के लिए इस वर्ड का सदैव प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कूड़े को जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अभी हमारे यहाँ सुबह सुबह भी लोग कान वान, आंख वाँख एकदम साफ कर रहे हैं, जैसे कान में गंदगी एक सुनाई नहीं दे रहा हो, है ना। चलिए, यहां पर याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखना है ई वेस्टेज के लिए। किसके लिए? ई वेस्टेज के लिए, यूज के लिए इसका नाम यूज किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2018 के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए, 2018 में हम लोग इन्वायरमेंट के 16 क्वेश्चन कर चुके, 17वां क्वेश्चन चल रहा। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लिए गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है?
फटाफट बताएं। ये तो सब लोगों को बहुत आसान तरीके से क्लियर है और बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा भी गया है। फटाफट बताएं, फटाफट बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो डिक्लोफिनेक। क्या है इसका राइट आंसर? जो दर्द निवारक दवा है डिक्लोफिनेक, उस दवा का यूज, जो पशुओं की दर्द निवारक दवा रही उसका यूज किया गया यहां पर। और जब ये पशुओं को खाते थे गिद्ध, जब ये गिद्ध पशुओं को खाते थे, क्योंकि उनकी बॉडी में यह दवा कहीं ना कहीं रुकी रहती थी और रुकने के कारण बेचारे धीरे धीरे इनके साथ क्या हुआ, ये इस दवा को डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं थे। तो धीरे 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 आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि आप लोगों को गिद्ध कहीं पर नहीं दिखाई देते। लेकिन एक समय ऐसा था, जब हम लोग छोटे छोटे रहे होंगे, ऐसा मैंने सुना है, एक दो बार देखा भी है, ठीक है, तो कभी गिद्ध दिखाई देते थे। जैसे हम लोगों के अब आने वाली पीढ़ी को, हम लोग जब हमारी जनरेशन आएगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस टाइम पे कोरोना आया था, जो महामारी ने पूरे विश्व को बंद कर दिया था। और हम लोगों के आने वाली संतानें कहेंगे कि पापा मम्मी बेवकूफ बना रहे। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा रियलाइज नहीं हो पाया, वो उस परिस्थिति को नहीं देखा होगा। लेकिन बुक्स में जब पढ़ेगा तो चीजों को समझने का प्रयास करेगा। और हम लोग शायद अपने बुढ़ापे में ये चर्चा करेंगे, एक समय ऐसा भी आया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा, ये तो हो चुका है हम लोगों ने। चलिए हम लोगों के लगभग इस वाले 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 में यदि हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में लगभग आपके 17 प्रश्न डायरेक्ट आए थे, और कम से कम नहीं तो 3 से 4 प्रश्न जो और बनते हैं, जो आपके करंट से रिलेटेड होते हैं, लगभग 20 प्रश्न आए। इसका मतलब है कि आप लोगों को इन्वायरमेंट भी थारूली पढ़ना पड़ेगा और सारी चीजों गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 18 में एक विशेषता आपको नजर आई होगी कि डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पैटर्न में पीसीएस के बदलाव नहीं था। अब यहीं पर हम लोग जब 19 की चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि पैटर्न बदलना शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि जो आपकी बौद्धिक क्षमता है अब धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रही और पेपर का पैटर्न भी इंक्रीज हो रहा है।